Hi everyone, welcome back to another video on my YouTube channel. So I am Avinash Chaudhary and he is my friend and my batchmate Subham Kumar. We both are first year MBBS student at MGM Medical College and Hospital Jamshedpur. So today in this video I am going to introduce Subham Kumar, who will share his experience how he secured 616 marks in NEET 2020, which was his very first attempt. And being an average student, he managed very successfully to secure that much of marks, and he finally got a very good medical college. And so now let's start this video. So Subham, now you say something. So thank you Avinash for introducing me in your beautiful channel. As he introduced me, I am Subham Kumar. I scored 616 marks in NEET 2020 in my very first attempt. So let's start questioning. ओके सो शुभम कुछ हम क्वेश्चंस पूछेंगे जो कि मेरे चैनल पे स्टूडेंट्स बार बार क्वेश्चन करते रहता है, ठीक है? बहुत सारा स्टूडेंट्स है जो कि प्रॉब्लम फेस करता है। तो सबसे पहले तुम बताओ कि अपना नीट प्रिपरेशन तुम कब से स्टार्ट किया, ठीक है? तो मैंने बोर्ड्स एग्जाम दिया। मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि क्या होता है नीट या फिर मेडिकल में जाने का क्या एक्चुअल वे है। अच्छा, तो ये मेरे को कुछ आइडिया नहीं था। मेरे पास कोई गाइडेंस भी नहीं था कि कोई मेरे को गाइड करे कि हाँ ऐसे वैसे होता है। तो मेरा बोर्ड का रिजल्ट आया, मेरा स्कूलिंग भी था तो मैंने स्कूल ज्वाइन किया। उसके बाद फिर मैं कोचिंग भी, मतलब मेरा कोई फ्रेंड से पता चला कि हाँ कोचिंग होता है तो कोचिंग भी ज्वाइन कर ली। इसके लिए स्पेशल कोचिंग होता है तो मैंने कोचिंग ज्वाइन किया। मेरे को वहाँ से सब कुछ पता चला कि नीट क्या होता है, क्या करना है, कितने मार्क्स, सब सब्जेक्ट कैसे पढ़ना, वैसे सब पता चला। धीरे धीरे तो होने लगा। उसके बाद फिर मेरा जो बैच था, एक्चुअल में जो बैच शुरू होता है वो अप्रैल से शुरू हो जाता है पूरा, कोचिंग वाला। हाँ कोचिंग वाला। और मेरा जो था लास्ट बैच था, क्योंकि मेरा बोर्ड एग्जाम का मैं रिजल्ट का वेट कर रहा था। अच्छा। तो मेरा लगभग बैच जुलाई में शुरू हुआ था। हाँ। तो इसके चलते इनिशियली लैग कर गया था पोर्शन मेरा। तो इनिशियल लैग कर गया था। तो जो टेस्ट होते हैं मतलब कोचिंग्स में तो टेस्ट होते हैं वो तुम्हारा अप्रैल वाला बैच के हिसाब से सिलेबस डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। लेकिन मेरा जो बैच था तो उसके चलते मेरा पोर्शन लैग के कारण मेरा टेस्ट में उतना मार्क्स नहीं आ पा रहा था। लगभग 300 to 400 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा था। लेकिन उससे मेरे को उतना कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उधर से पढ़ाया ही नहीं गया तो फिर मार्क्स कैसे लाएंगे। अच्छा, ये था। गिल्ट फील नहीं होता? तो गिल्ट फील नहीं होता था। अगर खुद पढ़ के मार्क्स नहीं आ रहा तो फिर कॉन्फिडेंस लूज होता है कि हम नहीं कर मतलब फिर भी तुम्हारा मार्क्स कम आता था, फिर भी अपना कॉन्फिडेंस को बनाए रखा पूरा, है ना? हाँ, कॉन्फिडेंस तो था कि हाँ मतलब जब आए हैं तो करके ही जाएंगे। अच्छा, हाँ ठीक है। अब तुम सेकंड क्वेश्चन ये बताओ कि तुम्हारा स्कूलिंग था या फिर क्या था, कौन सा स्कूल था तुम्हारा, ठीक है? तो मेरा स्कूलिंग था, मेरे स्कूल का नाम था गोविंद विद्यालय। अच्छा। जो कि सीबीएसई बोर्ड से एफिलेटेड है। तो 11th-12th मेरा पूरा स्कूलिंग था। और लगभग 75% अटेंडेंस जरूरी होता है स्कूल में, तो मेरे को स्कूल जाना भी पड़ता था। तो 6 से 2 लगभग स्कूल में मेरा बीत जाता था। उसके बाद 4 दिन कोचिंग होता था वीक में, तो 4 से 8 बजे शाम तक कोचिंग होता था। उसके बाद मुश्किल से सेल्फ स्टडी करने के लिए जिस दिन कोचिंग हुआ उस दिन लगभग 2-3 घंटा निकालना पड़ता था, क्योंकि अगर नहीं मार्क्स आएगा तो फिर गिल्ट होता है हल्का। अच्छा। तो ये होता था शुरुआत में। लेकिन मैं स्कूल एब्सेंट भी करता था। तो स्कूल एब्सेंट करता था क्यों, उस दिन जिस दिन कोचिंग नहीं हुआ तो उस दिन एब्सेंट करने का रीजन होता था उस दिन मैं पूरा पढ़ सकूं कम से कम 8 घंटा। ये था मेरा। दूसरा क्वेश्चन ये बताओ कि तुम 11th के टाइम में एक एवरेज स्टूडेंट था या फिर बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा था क्या? इस तरह से बताओ तुम्हारा प्रिपरेशन कैसा चल रहा था और उस टाइम तुम कितना स्कोर कर पाता था अपना कोचिंग में, ये चीज भी शेयर कर दो अपना। तो हम शुरू से ही एकदम एवरेज बच्चे रहे हैं। मेरे को मतलब उतना स्मार्ट स्टडी हम नहीं कर पाते हैं। मेरा हार्ड वर्किंग थे लेकिन स्मार्ट स्टडी नहीं था। तो मेरा मार्क्स जो है फ्लक्चुएट कर जाता था 300-400 में। एक तो पोर्शन लैग के कारण और दूसरा उतना इनिशियली 11th में तुम जब बोर्ड से जंप करते हो उतना समझ में भी नहीं आता। तो लेकिन ठीक है, उतना कॉन्फिडेंस लूज नहीं होता था कि हाँ कर लेंगे, ये लगता था। ठीक है, अब तुम आगे बताओ कि तुम्हारे पास कोई गाइडेंस था, तुमको कोई गाइड कर पाता था क्या? ऐसा कोई गाइडेंस मिल रहा था तुमको या फिर खुद से कर रहा था, कैसे कर रहा था? तो गाइडेंस तो मेरे पास उतना नहीं था, मतलब कोई नहीं गाइडेंस था। तो मैं YouTube पे ही सर्च करता था कि वही आप लोग की तरह की कैसे मतलब मैनेज करना टाइम को। मतलब YouTube में मैं वीडियोस देखता था अच्छा खासा। मतलब सही है कि आजकल तो YouTube पे भी बढ़िया गाइडेंस मिल जा रहा है, गाइडेंस हम लोग को। और वहाँ का भी गाइडेंस लेके अपना एक्सपीरियंस जो भी शेयर करते हैं स्टूडेंट, उसका भी एक्सपीरियंस से कुछ हम लोग सीखते हैं और बहुत कुछ मैनेज हो जाता है। तो अब तुम एक और क्वेश्चन बताना कि 11th का सिलेबस क्या तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो चुका था 11th का प्रिपरेशन के टाइम में, या फिर और किस तरह से तुम प्रिपेयर कर पाया था 11th का, ठीक है?
तो क्योंकि मेरा इनिशियल लैग हो चुका था पोर्शन कोचिंग में ही, तो 11th का ना तो कोचिंग साइड से मेरा कंप्लीट हुआ था ना मेरा खुद से कंप्लीट हुआ था। लेकिन स्कूल में क्योंकि एग्जाम होते हैं फाइनल, तो उसके लिए मेरे को पढ़ना भी था, तो मैं पढ़ के कम से कम एक बार मैं पूरा रिवीजन कर चुका था। खाली लास्ट के कुछ हर सब्जेक्ट में लगभग 3-4 चैप्टर बच गए, लेकिन एक बार मेरे अच्छे से जितना भी चैप्टर हुआ था वो अच्छे से मैं एक बार पढ़ चुका था। और फिर मैं जितना भी चैप्टर बच गया था उसको मैंने सोचा था 12th में मतलब कैसे टाइम कंपनसेट करके कर लूंगा, ऐसे मैंने सोचा था। अच्छा, मतलब कुछ चैप्टर्स अगर छूटा भी तुम्हारा तो फिर भी बोर्ड मैनेज हो गया है ना? बोर्ड में तो अच्छा स्कोर हो गया होगा, पास कर गया होगा। फिर जो चैप्टर्स तुम्हारा छूटा उसको क्या 12th में कब मैनेज किया उसको तुम? तो 12th मेरा पोर्शन जो है कंप्लीट लगभग नवंबर मिड तक हो गया था। तो पूरा नवंबर मिड, दिसंबर, जनवरी मैंने पूरा अच्छे से फिर से 11th की रिवीजन की, मतलब अच्छे से जो नहीं हुआ था वो भी, जो हुआ था वो भी पूरा अच्छे से। उसके टेस्ट भी हो रहे थे तो टेस्ट भी दिए, मार्क्स भी अच्छे आ रहे थे, तो उससे मेरा और कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो रहा था। मतलब ये है कि अगर किसी का 11th अच्छा से नहीं हो पाता है तो वो 11th को 12th में भी जाके मैनेज कर सकता है, ठीक है? कर सकता है। अब तुम एक चीज और बताना कि तुमको कौन सा सिलेबस ज्यादा वास्ट लगता है और ज्यादा टफ कौन सा है? बेसिक्स कौन सा सिलेबस है, 11th का या फिर 12th का ज्यादा है? तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो नीट में 11th से पूछे जाते हैं, तो वास्ट तो बोलेंगे तो 11th का ही है। अच्छा। और बेसिक्स अगर बात करें तो अगर तुम काइनेटिक्स 11th के फिजिक्स में काइनेटिक्स, मैकेनिक्स, ऑक्सीलेशन और वेव्स, ये सब जो है मतलब ये सब सॉल्व करोगे ना तो कॉन्फिडेंस एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। भले इससे उतना क्वेश्चन आए चाहे नहीं आए, लेकिन आते हैं क्वेश्चन, तो ये तुम्हारा बेसिक्स होना चाहिए। तो कॉन्फिडेंस अगर आएगा तो फिर 12th में उसको तुम अप्लाई करोगे, बहुत बढ़िया अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो फिजिक्स का मतलब एक आदत हो जाता है ये सब सॉल्व करके। ठीक है, हाँ ठीक है। कुछ अब तुम आगे बताओ कि 12th में तुम्हारा कोचिंग में प्रिपरेशन के टाइम में कितना तुम स्कोर कर पा रहा था, ठीक है? इंप्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ, ये चीज बताओ। तो 12th में मेरा इनिशियल से ये था कि मतलब साथ चलना है। हाँ। मतलब एक चैप्टर कोचिंग हो रहा है तो मेरा को वो सॉल्व कर लेना अच्छे से, एकदम कंप्लीट सॉल्व क्वेश्चनिंग के साथ। हाँ। तो ऐसे चल रहा था। और टेस्ट में फिर मेरे मार्क्स मतलब बहुत बढ़िया आने लग गए। अच्छा। इनिशियल फेज में मतलब बहुत बढ़िया इनिशियल में आ रहे थे। कितना आ रहा है? लगभग इनिशियल में अगर बात करूँ तो 600 क्रॉस कर गए थे, अगर 12th सिर्फ 12th के पर्टिकुलर सिलेबस में। अच्छा। लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे 12th में फिर मिडल में मार्क्स मेरा फ्लक्चुएट कर गया पूरा। अच्छा। मतलब थोड़ा नीचे आ गया क्योंकि स्कूल का बोर्ड्स का भी थोड़ा प्रेशर रहता है। अच्छा। इसके चलते। लेकिन फिर इतना था कि हाँ मेरा अच्छा से सिलेबस चल रहा है तो उतना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, तो ये चल रहा था। फिर मेरा तो पूरा लगभग खत्म हो गया था सिलेबस अच्छा से अक्टूबर मिड में। उस समय मेरे मार्क्स लगभग 450 460 ऐसे करके आ रहे थे। मतलब फिर से थोड़ा सा रिड्यूस हुआ था, रिड्यूस हो गया था। हाँ, तो वो होता है। फिर उसका कॉन्फिडेंस तुम्हारा उस टाइम क्या कुछ कम हुआ था क्या? नहीं, तो कॉन्फिडेंस ये तो था कि हो जाएगा यार, उतना भी नहीं है कि अगर नहीं हो पाएगा। हाँ, तो यही होता है ना बहुत सारे स्टूडेंट्स का, अगर मार्क्स कम हो जाता है। हाँ, ये तो मेन है कि कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। कॉन्फिडेंस उसी समय लूज करना अगर तुम नहीं पढ़ रहे हो तब। अगर पढ़ रहे हो और मतलब मार्क्स नहीं आ रहा तो उतना नहीं लूज करना है कि ठीक है, अगर हो जाएगा। हाँ, तो यही चीज़ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मतलब अगर कम मार्क्स आने लगता है तो वो डर जाता है और बहुत का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, ठीक है? तो मेन फैक्टर तो यही कि कॉन्फिडेंस बना के रखना है, तो लास्ट में सक्सेस तो मिल ही जाता है ना। ठीक है। तो यार एक चीज़ और बताना चाहिए कि मेरा जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट था वो मैथ था, जिसके चलते मैंने जेई भी एग्ज़ाम दिया था और उसमें मेरे आए थे 93 परसेंटाइल। तो मैं जेई एडवांस के लिए तो एलिजिबल था। और ये मैंने जेई क्यों दिया था, क्योंकि नीट से पहले हो चुका था जेई। अच्छा। तो मैं इसलिए दे रहा था क्योंकि मैं कंपटीशन को फील करना चाहता था कि मतलब एग्जाम में बैठ के कैसा लगता है। अच्छा। और फिजिक्स केमिस्ट्री तो लगभग पोर्शन सिलेबस सेम रहता है, तो उस चीज़ को फील करने के लिए मैंने जेई दिया था। अच्छा, मतलब तुम जेई एग्जाम भी उसमें भी अपियर हो गया है ना? 93 परसेंटाइल था। अच्छा, सही है। तो हाँ, तो मेरा मेन तो था कि नीट ही था। मतलब जेई तो बस कंपटीशन में बैठने के लिए, कंपटीशन में कैसे लगता है, शुरू से एग्जाम फील करने के लिए। नीट मेरा फुल एम था। सही है। तो काफ़ी अच्छा, ये बहुत बड़ा बात तुम बताया कि तुम जेई एग्जाम भी दिया, ठीक है? मतलब कभी तो हमको लगता है तुम डरा नहीं कोई भी चीज़ से, ठीक है? कंपटीशन को पूरी तरह से फेस कर रहा था, चाहे जो भी मार्क्स आए या फिर जो भी हो। तो इस तरह से सही बात है, कभी आपको घबराना नहीं है, कुछ कम आ रहा है या फिर कोई चीज़ से डरना नहीं है। जैसे कि ये जेई एग्जाम भी जाके अटेम्प्ट किया और मेन फोकस इसका नीट था, वो नीट पे ध्यान दे सकता नहीं, फिर भी जेई को भी जाके अटेम्प्ट किया। बहुत अच्छा, सही है, अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए सही बात है। ठीक है सोम, एक और क्वेश्चन तुमसे पूछेंगे कि तुम्हारा जब बोर्ड का टाइम आया तो तुम बोर्ड को कैसे मैनेज किया, और नीट उस टाइम नीट प्रिपरेशन तुम कर पा रहा था या फिर उसका तुम्हारा नीट का प्रिपरेशन थोड़ा सा लैक हुआ था, ये भी तुम बताओ कैसे मैनेज होता है।
तो जैसे कि मैंने बताया कि मतलब जनवरी पूरा मैंने 11th दिया। हाँ। अब मेरा मार्च से लगभग बोर्ड था, मार्च का इनिशियल फेज थी। और फरवरी जो है मेरे को वो पूरा बोर्ड के लिए पढ़ना था, क्योंकि मेरा जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट था वो मैथ था। अच्छा। अब मैथ था तो उसके लिए मेरे को पढ़ना था। मैथ मैंने उतना अच्छे से नहीं किया, तो मेरे को उसके चलते थोड़ा सा लैग किया मेरा नीट का प्रिपरेशन, क्योंकि बोर्ड पे भी थोड़ा सा फोकस गया। लेकिन अब मैथ तो मैं कर रहा था, सिर्फ मैथ तो नहीं कर रहा था, और बाकी मैं जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ रहा था, तो लगभग सेम सब्जेक्ट है बोर्ड्स और नीट के। सिलेबस सेम है, मैनेज हो जाता है। तो मैनेज मतलब मैं नीट के लिए ही पढ़ रहा था एक्चुअली। अच्छा, हाँ। वो ये तीनों सब्जेक्ट मैं नीट के लिए पढ़ रहा था, मेरे को पता था इससे बोर्ड्स में हो जाएगा मेरा। अच्छा। तो ये मेरा हो रहा था, तो नीट का भी लगभग साथ में चल रहा था, ऐसा नहीं कि पूरा छूट गया था। हाँ। थोड़ा सा लैग हुआ था लेकिन चल रहा था। तो ऐसे करके मैंने पूरा फरवरी दिया बोर्ड्स को, फिर मार्च में मेरे पूरा बोर्ड्स चले। फिर इनिशियली तुम्हारा मई में एग्जाम होने वाला था। बोर्ड कंप्लीट हो गया तुम्हारा? बोर्ड मेरा हो गया, बोर्ड हो गया, मार्च पूरा एंड तक चला। ठीक है, फिर उसका तुम शुरू कर दिया नीट का? तो शुरुआत में तुम्हारा मई में होने वाला था एग्जाम। हाँ। तो मैंने अप्रैल सोच लिया था कि अप्रैल अच्छे से, क्योंकि एक ही महीना मेरे पास लग रहा था हमको। हाँ। एक महीना अच्छे से रगड़ के पढ़ना है, मतलब 8, 10, 12 घंटा, और अच्छे से मतलब पूरा 11th 12th जितना हो सकता उतना करना। मैंने पूरा किया, फिर पता चला नीट पोस्टपोन हो गया है। अच्छा। तो फिर लगा कि ठीक है, एक और महीना मिल गया और अच्छे से मैं प्रिपरेशन कर सकता हूँ। अच्छा। तो और मतलब मैंने किया। तो मतलब हमको लगता है तुमको बेनिफिट हुआ कि एक दो बार पोस्टपोन हुआ। पहला वाला से बहुत अच्छा लगा कि हाँ चलो ठीक है, और टाइम मिल गया और अच्छे से मैं कर पाऊंगा। शुभम, तुम थोड़ा सा और पता कि तुम्हारा मार्क्स जैसे तुम बताया कि 12th के टाइम में थोड़ा सा डिक्रीज हो गया था 450 पे, फिर ये अचानक कब तुम्हारा इंक्रीज हुआ, कैसे कैसे कितना तक गया था तुम्हारा मार्क्स? जो लॉकडाउन के ड्यूरिंग था, जो नीट पोस्टपोन हो रहा था, उसमें मैं मैक्सिमम कोशिश करता था मैं टेस्ट देने का। अच्छा। लगभग फुल सिलेबस टेस्ट मैंने 50+ दिए होंगे। तो उसमें मेरा मार्क्स फ्लक्चुएट करते रहता था, लेकिन मेरा मार्क्स धीरे धीरे इंक्रीज ही हो रहा था। फिर हो सकता है डिक्रीज हो रहा था, लेकिन तो मेरा इंक्रीज लगभग 550 में चल गया था लॉकडाउन के ड्यूरिंग, मतलब अच्छा। फिर 600 भी गया, फिर 600, फिर मेरा लगभग मैक्सिमम जो मार्क्स मैंने स्कोर किया था टेस्ट में 632 था। अच्छा। और तो वो तुम्हारा लगभग एग्जाम के लगभग 1.5 मंथ पहले हो गया था, मतलब 600 क्रॉस होने लग गया था। अच्छा। उसमें तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था, लेकिन एक ये भी डर था कि सब बच्चे के आ रहे हैं मार्क्स। अच्छा। तो मतलब इस बार नीट में कुछ अलग होने वाला है, ये तो पहले से पता था मेरे। और हुआ भी उसी तरह हुआ। तो बस ये डर था, तो और मैंने मेहनत करना, और मैंने करता गया, क्योंकि मुझे ये रियलिटी पता था कि सिर्फ मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ, सबको टाइम मिला, सबको टाइम मिला और सबको ही फोड़ने वाला है। ठीक है, अब तुम आगे ये बताओ कि तुम बुक्स कौन कौन सा सॉल्व किया? ठीक है, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, और बायो में तुम क्या क्या पढ़ा था? ठीक है, ये भी शेयर कर दो। तो बुक्स का अगर बात करें तो मैं मैक्सिमम मॉड्यूल पे फिक्स रहता था। अच्छा, मतलब जो कोचिंग का मॉड्यूल है। अच्छा। तो उसका मतलब मॉड्यूल मैं पढ़ता नहीं था। जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री का आ गया, तो वो तो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट फिजिक्स का पढ़ लिए। अच्छा। फिर केमिस्ट्री का नोट्स पढ़ लिए, उसके बाद क्वेश्चन मैं मॉड्यूल से पूरा सॉल्व किया। ये हुआ इनिशियल फेज में। उसके बाद अगर बायोलॉजी का, तो बायोलॉजी का मैं मॉड्यूल पढ़ता था और क्वेश्चन भी सॉल्व करता था। ये हो गया। और उसके बाद फिर जब बुक सॉल्व करने के बाद, मतलब लॉकडाउन में बहुत टाइम मिल गया था, तो बुक मतलब मॉड्यूल मेरे खत्म हो गए थे, 3-4 बार अच्छे से सॉल्व कर गए। तो फिर मैंने बुक फिजिक्स के लिए अलग से डीसी पांडे सॉल्व किया। अच्छा। और उसके बाद डीसी पांडे का नीट वर्जन। उसके बाद केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक। कितना सॉल्व कर पाया था डीसी पांडे का? कि डीसी पांडे बहुत ज्यादा है, लेकिन मतलब पूरा नहीं सॉल्व करना है, मतलब जो टॉपिक पर्टिकुलर चैप्टर जिसमें लग रहा है कि तुमको कॉन्फिडेंस और आना चाहिए। वही बात हम भी बताते। मैकेनिक्स हो गया, काइनेटिक्स हो गया, ऑक्सीलेशन वेव, 12 का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, वेव ऑप्टिक्स हो गया। जिस चैप्टर में मतलब कॉन्फिडेंस कम लग रहा है उसको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, उसमें करो, क्वेश्चन और बनाओ, है ना, तो इससे इंप्रूव हो जाता है। इससे इंप्रूव भी होता है, एक अलग ही कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलता है। सही बात है। तो ये हुआ। तो फिर मैंने फिजिक्स के लिए ये किया, फिर केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक के लिए मैंने स्पेसिफिक बुक सॉल्व किया। मतलब ऑर्गेनिक में मेरा मतलब उतना अच्छा नहीं चल रहा था कॉन्सेप्ट, तो मैंने स्पेसिफिक बुक सॉल्व किया। वो था मेरा MS चौहान। अच्छा, MS चौहान करके वो मैंने सॉल्व किया। तो वो मैंने आधा सॉल्व किया था, उतना नहीं किया, क्योंकि मैं देखने लगा टेस्ट में उतना आ नहीं रहा है। अच्छा। मतलब उतना हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं जा रहा था। और फिर बायोलॉजी के लिए मैंने खरीदा था NCERT और फिंगर टिप। ये था। और फिर NCERT भी मैं पढ़ता था अच्छे से, मतलब तीनों सब्जेक्ट का, या फिर तीनों सब्जेक्ट में मैं सिर्फ बायोलॉजी का NCERT पढ़ता था। और फिजिक्स केमिस्ट्री का नहीं पढ़ता था। इसका थोड़ा सा गिल्ट हुआ है। अच्छा, मतलब क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आए नीट में जो कि मैं मतलब डायरेक्ट NCERT के लाइन थे, मैं सॉल्व नहीं कर पाया, मतलब गलत हो गया, थोड़ा सा गिल्ट हुआ है मेरे को। लेकिन ठीक है,
मैं बायोलॉजी के पढ़ता था पूरा एनसीईआरटी अच्छे से। तो अब बताओ तुम कि आगे जो स्टूडेंट्स तुमको देख रहे हैं उसको बताओ कि एनसीईआरटी किस तरह से मैनेज करेगा, कितना इंपॉर्टेंट है उसका इम्पोर्टेंस एनसीईआरटी का, वो भी बता दो। अगर कोई कोचिंग स्टूडेंट है हाँ। तो वो मैं बोलूंगा कि कोचिंग के पहले नोट्स पढ़ ले, कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले पहले, उसके बाद फिर एनसीईआरटी पे जाए। क्योंकि एनसीईआरटी ऐसा नहीं है कि तुम पढ़ोगे और हो सकता है समझ में पूरा आ जाए, क्योंकि उसमें बहुत कॉन्सेप्चुअल मतलब बहुत कंसाइज वे में दिया हो, तो वो हो सकता है डायरेक्ट नहीं समझ में आए। तो अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ोगे बहुत ईजी लगेगा और तुम अच्छे से पढ़ लोगे। ये बायोलॉजी के लिए हो गया। और फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए, तो केमिस्ट्री के लिए पढ़ सकते हो, इनऑर्गेनिक हो गया, पूरा मतलब एनसीईआरटी से हटना ही नहीं है। इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी से हटना ही नहीं है। और फिर उसके बाद ऑर्गेनिक के लिए मैं बोलूंगा कि ऑर्गेनिक का जो है रिएक्शंस देखो कौन कौन से है तुम्हारे एनसीईआरटी में, और उसका मैकेनिज्म के साथ पढ़ो। एनसीईआरटी में सब मैकेनिज्म नहीं दिया हुआ है, तो उसमें थोड़ा ये है, लेकिन मैकेनिज्म के साथ वही सब टॉपिक पढ़ो, लेकिन मैकेनिज्म के साथ पढ़ो। ये क्वेश्चन साथ में सॉल्व करते चलना है ना। क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनली तुम बताओ कि नीट में तुम अटेम्प्ट जब किया तो तुम्हारा मार्क्स कितना आया और तुमको कॉलेज कौन सा मिला, फिर तुमको कैसा फील हो वो बता दो। मेरे को प्रिपरेशन में बस कमी तो नहीं लगा, बस एक डिफॉल्ट लगा कि मैं एक्स्ट्रा चीज पे बहुत ज्यादा फोकस कर गया। जो मेनली एनसीईआरटी पे मेरे को फोकस करना था वो मैं अच्छे से नहीं कर पाया, और मैं एक्स्ट्रा, क्योंकि टेस्ट में पूछ देते थे मतलब एनसीईआरटी से हट के क्वेश्चन, तो मैं उस चीज के चलते ना मतलब एनसीईआरटी पे अच्छा फोकस नहीं हुआ, एक्स्ट्रा चीज बहुत माइंड में थे। और नीट में क्या पूछा गया, पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन, उसमें मैं थोड़ा सा तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन आ रहा है कोचिंग में, ठीक है, तो वैसा क्वेश्चन को क्या ये बात इसका क्या करें। तो हम बोलेंगे कि ठीक है, उसके लिए उतना नहीं सोचना है। अच्छा। तो उतना कोचिंग का टेस्ट पे मतलब हमको लगता नहीं डिपेंडेंसी करना चाहिए। मेरे से ये गलती हुआ है इस बार, इसीलिए हम बता रहे हैं। अब तुम्हारा नीट में मार्क्स कितना आ गया था फिर फाइनली बता दो, कॉलेज कौन सा मिला तुमको? तो नीट का एग्जाम जो था इस बार था सिली मिस्टेक से भरा हुआ। अच्छा। लग रहा था इनिशियली एग्जाम देके निकले कि 650 इजिली क्रॉस करेगा, लेकिन फिर आए देखे सिली मिस्टेक बहुत सारा हो गया। फिर अंत में मेरा 616 मार्क्स आया। 616 मार्क्स आया तो लगा कि कॉलेज उतना बढ़िया तो नहीं मिल पाएगा, रैंक भी पीछे ही था लगभग। तो लास्ट में हमको महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर मिला। So students, if you still have any doubt, write them in the comment section. We will see them and we will try to make another video and we will try to solve your problems. Thank you so much for watching. Guys.